Yes. Yes, we need to distinguish these goods because we want to calculate the gross domestic product. Gross domestic product calculate करने की what is the requirement? उससे हमें we come to know कि in 1 year what was the value of total production. अदरवाइज तो हमें पता ही ना चले कि इंडिया में कितना सामान बना, अमेरिका में कितनी वैल्यू के बराबर सामान बना, तो पता नहीं चल सकता है. तो कंट्रीज़ को अगर आपको याद हो, एक हमने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, डेवलपमेंट चैप्टर में, आपको याद है हमने एक टॉपिक किया था नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम. तो जो ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. आगे और डिटेल में फॉर्मूलाज होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दोज. बट इतना हम कह सकते हैं कि जो जीडीपी है दैट इज़ द मेन बेस ग्राउंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. फिर अगर हमें नेशनल इनकम पता होगी देन वी कैन कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम बाय डिवाइडिंग इट विद दिस टोटल पॉपुलेशन. तो दैट मीन्स पर कैपिटा इनकम पता होगी तो ही हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री रिच है, एडवांस्ड है, एंड विच कंट्री इज़ पुअर या बैकवर्ड. तो फिर हमें तभी पता चल सकता है. अदरवाइज अगर देयर इज़ नो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, तो देन इन दिस होल ऑफ द वर्ल्ड वी विल नेवर कम टू नो कि कौन सा कंट्री एडवांस्ड है और कौन सा पीछे है. तो उसके लिए हमें चाहिए. फिर उस जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए हमें वी नीड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स. तो ये क्या होता है? फाइनल गुड्स का मतलब अल्टीमेट दैट कमोडिटी विच इज़ जस्ट यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स. जैसे ये बुक आप पढ़ रहे हो राइट नाउ, मान लीजिए ये आई हैव नॉट सीन द प्राइस बट आई थिंक मान लो ये 50 रुपीज़ की बुक है, 5050. तो अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये 50 रुपीज़ की वैल्यू में ये दिस इज़ ए फाइनल गुड बिकॉज हम बस वी आर जस्ट ओपनिंग द बुक, वी आर रीडिंग इट, मतलब हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं. कंज्यूम करने का मतलब हमेशा खाने वाली चीज़ नहीं होता. कंज्यूम हम, जैसे आप बैठे हुए हो आपके रूम में, मेरे रूम में फ़ैन चल रहा है, तो वी आर कंज्यूमिंग फ़ैन. बेंच के ऊपर, सोफे पे, बेड पे बैठे हैं, वी आर कंज्यूमिंग सोफ़ा, बेड, चेयर, टेबल, जिस भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. देन वी आर यूजिंग दिस बुक, वी आर रीडिंग दिस बुक, दैट मीन्स वी आर कंज्यूमिंग दिस बुक. अब पेंसिल आपके हाथ में है, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग पेंसिल ऑल्सो. मतलब वट एवर थिंग्स वी आर यूजिंग, क्यों करते हैं? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर वॉन्ट्स. हमारी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए वी मेक यूज़ ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. तो अब ये जो 50 रुपीज़ प्राइस की बुक है, इस 50 रुपीज़ में ऑल द थिंग्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड. कौन सी? इसमें जो ये पेपर लगा हुआ है आपकी बुक में, उसकी वैल्यू भी शामिल है. उस पेपर को के ऊपर ये जो प्रिंटिंग की गई है, उस प्रिंटिंग की वैल्यू भी शामिल है. ये प्रिंटिंग में ये जो इंक यूज़ किया गया उसकी वैल्यू भी ऑलरेडी इसके अंदर है. इसको बनाने के लिए जो मशीन जितनी देर चलाई थी, जो इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर लगी, पावर, या जिन लेबरर्स ने, वर्कर्स ने काम किया, पेपर को कटिंग किया, मशीन में डाला, जो भी अपने आप तो नहीं ना हो गया, ऑटोमेटिक तो नहीं हुआ, साथ में लेबर भी चाहिए होगी कुछ ना कुछ काम करने के लिए. तो जिन्होंने ये कलरिंग की, ये कलर्स के पैसे, एवरीथिंग जो भी खर्च हुए हैं सारे, अल्टीमेटली व्हेन वी हैव परचेज दिस बुक, तो हम सेपरेट पैसे नहीं दे रहे हैं कि 50 रुपीज़ में इतने पैसे पेपर के हैं, इतने पैसे इंक के हैं, इतने पैसे ये जो कलर्स यूज़ हुए हैं उसके हैं, इतने पैसे ये जिन्होंने कार्टून बनाए हैं, बीच में पिक्चर्स बनाई हैं, उनके हैं. ऐसा कुछ नहीं. हम लोग सिर्फ एक बुक के ही मनी पे करते हैं. क्यों? क्योंकि वो फाइनल गुड है. तो उस फाइनल गुड से बनने से पहले, मतलब बिफोर कमिंग इन द शेप ऑफ दिस बुक, उसके पहले की जो भी चीज़ें यूज़ हुई, दे आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स. तो उन सब की कीमत भी इस 50 रुपीज़ के अंदर ही आ चुकी है. अगर हम दोबारा दोबारा से करेंगे दैट मीन्स फिर हम क्या करेंगे, हम वी विल बी कमिटिंग मिस्टेक. हम डबल काउंटिंग करेंगे कि 50 रुपये तो आपने ये बुक के भी दे दिए. अब अगर आपको कोई कहे कि ये 50 रुपीज़ के साथ आप 20 रुपीज़ और दो, इस बुक के ऊपर पेपर लगाए, फिर कोई कहे 5 रुपीज़ और दो, इसमें ये इंक से प्रिंट किया है, इंक लगी है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैंने तो 50 रुपये दे दिए, इसके बीच में ये पेपर के पैसे हैं, इसके बीच में ये इंक के हैं, सब चीज़ों के बीच में. सीधी सी बात है, कोई भी पर्सन ये कहेगा. इसका मतलब क्या है कि ये सारी इस फाइनल फॉर्म में आने से पहले वट एवर प्रोसेसेस वर डन, जो जिस भी हालत में वो चीज़ें यूज़ की गई, दे ऑल वर इंटरमीडिएट गुड्स. तो उनको दो दो बार काउंट नहीं करना है. जब फाइनल चीज़ बन गई तो मतलब उन सबका प्राइस बीच में ही आ गया, सबकी कॉस्ट, सबकी कीमत बीच में ही आ गई. ठीक है. तो जो जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं या आगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो देन वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स. जैसे जैसे हमने जीडीपी निकालना हो, मान लीजिए ये जो आपकी बुक है इकोनॉमिक्स की, ऐसी 100 बुक्स बनी है कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. 100 बुक्स प्रिंट होके मार्केट में आ गई. अब एक बुक की प्राइस है 50 रुपीज़. तो आप निकालना है आपने जीडीपी, तो आप क्या करोगे? 50 इंटू 100.
प्राइस पर यूनिट कितना है 50 रुपीज़ इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई 100 किताबें बनाई गई, 100 बुक्स हैव बीन प्रिंटेड, तो 50 इंटू 100 5000. तो यू विल से कि जीडीपी ऑफ अवर कंट्री, मान लो एक ही चीज़ बनी है तो जीडीपी ऑफ अवर कंट्री इज ₹5000. ठीक है, तो इस दैट मीन्स ओनली फाइनल चीज़ों को ही लिया जाता है. ये सारे का मीनिंग था. उसके बाद कल हमने ये कर लिया था कि ये जो जीडीपी होता है दैट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स. ऐसे ही कंट्री के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें बनी हैं जो फाइनल है, जिसको बस हम कंज्यूम ही करते हैं, हम यूज़ ही करते हैं और कुछ नहीं करते. ठीक है, तो उन सबको जितनी उनकी क्वांटिटी बनी मल्टीप्लाई कर देना उनके पर यूनिट प्राइस से. ऐसे सब चीज़ों का अलग अलग निकाल के सारे सेक्टर्स में फिर सबको ऐड कर दें. देन वी कम टू नो अबाउट द जीडीपी. एंड हु अंडरटेक्स दिस वर्क ऑफ कैलकुलेशन? दैट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू ऑल द माइन्यूट थिंग्स इटसेल्फ. देन व्हाट डज इट डू? इट टेक्स हेल्प ऑफ वेरियस अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. जितने भी सरकार के होते हैं डिपार्टमेंट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, सबको सबको इन्वॉल्व करते हैं. तो सबको इन्वॉल्व करके सबसे डाटा ले लिया जाता है, इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है. एंड में जाके जो प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब लोगों के सामने पब्लिश फॉर्म में लेके आने की, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये हमने किया था, ये इंपॉर्टेंट है. 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है. हु कैलकुलेट्स या हु अंडरटेक्स द दिस या हु मेजर्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री? तो आपको भी सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो हिस्टोरिकल चेंज में यू कैन सी हेयर अंडरलाइन ऑल्सो. अब क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि अभी प्रेजेंटली हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर, please mute yourself it. Some countries of the world are very rich, some countries are very poor. African countries हैं बड़े poor हैं. Some countries are in between. बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है. पाकिस्तान तो चलो बहुत ही पुअर हो रहा है. मलेशिया है, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं. दे आर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, मिडल जिसको बोल सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़. ठीक है, तो अब कैसे पता चलता है कि कौन से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हुए हैं तो व्हाट टाइप ऑफ पाथ दे अडॉप्टेड, उन्होंने क्या किया था, या वहाँ पर क्या हुआ कि वो डेवलप्ड हो गए, जल्दी डेवलप्ड हो गए. और हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज़ हैं, हम यहाँ पर हम क्या हो रहा है कि हम इतनी जल्दी डेवलप्ड नहीं हो रहे हैं या टाइम लग रहा है, क्या कारण है. ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है. तो यहाँ पर यू कैन अंडरलाइन. अब होता क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख के जो हमें हिस्टोरिकली अगर देखें तो ये होता है कि प्लीज़ अंडरलाइन, एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब होता क्या है, शुरुआत में अगर हम ज़ीरो बेस से लें तो इन द बिगनिंग क्या होता है, कोई भी कंट्री में कोई भी हो, चाहे इवन अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, शुरू में क्या होता है वहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप होता है, प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी को एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोल देते हैं. तो इन द बिगनिंग हमेशा कोई भी कंट्री हो, प्राइमरी सेक्टर ही मेन होता है, क्योंकि लोगों को बेसिक काम वही आता होता है कि फार्मिंग का काम करना, कल्टीवेशन का, बस यही काम आते होते हैं लोगों को, क्योंकि खाना पीना हमारी बेसिक नीड है, तो वो फिर उसी काम को करते हैं. अब उसके बाद क्या होता है कि जब फार्मिंग करते करते थोड़ी सी डेवलपमेंट हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, थोड़ा बेटर काम होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो कुछ लोगों के पास टाइम बच जाता है. मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होने के करके कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मैं कुछ और भी काम करूं, कि एग्रीकल्चर में तो मुझे जितना चाहिए उतनी प्रोडक्शन हो ही रही है, तो आई शुड डू सम एडिशनल वर्क ऑल्सो. फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर ये आप सेकंड पैरा में देखो, दे मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़. अब वो और काम भी कर सकते हैं, उनके पास थोड़ा टाइम होता है. अदर एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है, कोई ट्रेडिंग का काम है, कोई शॉपकीपिंग का काम है, कोई और किसी चीज़ को खरीदना बेचना, और भी अलग अलग तरह के कामों में लोग मतलब फार्मिंग को छोड़ के कुछ और काम भी करने शुरू कर देते हैं. फिर क्या होता है, शुरू का जब काम करते हैं तो लोगों की इनकम बढ़ती है ना. जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट फार्मिंग के साथ साथ और कामों में भी अपना वो लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, उनकी इनकम भी बढ़ती है. फिर क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये देखा कि फिर काफ़ी लंबे टाइम के बाद अब जो लोग हैं वो सोचते हैं कि कुछ मशीनों के बारे में कुछ डिस्कवर किया जाए, कुछ उनकी इन्वेंशन की जाए. तो मशीनरी की खोज होती है, ये मशीनों से काम करना स्टार्ट करते हैं, पहले प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद फिर मशीनरी की हेल्प से. तो जब मशीनों की हेल्प से काम होता है तो वो हमें वी ऑलरेडी नो, मशीनों की हेल्प से व्हेन वी डू वर्क देन दैट मीन्स वी आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, वी आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है.
मैन मेड एफर्ट एग्रीकल्चर का छोड़ के जब वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है, लोग कुछ और काम करते हैं, थोड़ा सा और प्रॉस्पेरिटी आती है, वो मशीनों की हेल्प से काम करते हैं, तो इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। जब इंडस्ट्रीज आती हैं, यहाँ पर प्लीज अंडरलाइन कर देगा ना, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, तो दोज हु वर अर्लियर वर्किंग ऑन फार्म्स नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर। तो क्या होता है, आपने 8th में इफ़ यू रिमेंबर, हमारी ये सारी चीज़ें ना बेटा पिछली क्लासेस से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन्हीं बातों को। तो लोग जो होते हैं, पीपल दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज। विलेज में देखते हैं कि भाई ठीक है, अब यहाँ पर तो सिर्फ फार्मिंग ही है, तो हम शहरों में चलते हैं, माइग्रेट करते हैं, वहाँ पे जाके वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। जब फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं तो उनकी इनकम बढ़ जाती है कंपैरेटिवली। तो अब वो क्या होता है, यहाँ पर प्लीज़ अंडरलाइन, सेकेंडरी सेक्टर gradually becomes the became the most important in total production and employment. तो अब सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में लोगों को काम मिलता है, मशीनें चलती हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होती है टोटल, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। फिर ये देखा गया स्पेशली इन द लास्ट 100 years कि जब पहले एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई, उसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट। अब क्या होता है, लास्ट 150 years, 120 कह लो आप, तकरीबन 100 सवा 100 साल। तो अब क्या है कि अब देर इज, ये पूरे पैरा को अंडरलाइन करिए, देर इज फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब लोग जो हैं, दे स्टार्ट, पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर, दिस इज द जनरल पैटर्न। अब लोग फैक्ट्रीज के बाद दूसरे कामों की तरफ आते हैं। कौन से काम? विच आर कॉल्ड टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ या सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब ये कि जब लोगों की, ये आगे भी पैरा आएगा एक, व्हेन इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेज, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लिटरेट करने की कोशिश करते हैं, एंड दे वांट देयर चिल्ड्रन, देयर फैमिली मेम्बर्स टू वर्क इन ए बेटर वे। जो काम आप कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, वो नहीं चाहते कि वो वही काम करें, वो चाहते हैं कुछ और ऑफिशियल काम करें, कोई पढ़ाई लिखाई वाला काम करें। स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, ऑफिसेज बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं। लोगों की इनकम बढ़ने के साथ वो लोग बाहर जाके, होटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, रोड्स की, रेल की, हर तरह की। हम देखो, एवरी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज मोर इन डिमांड। कहीं जाना है तो व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती है। व्हीकल्स की डिमांड तभी बढ़ेगी ना अगर लोगों की इनकम बढ़ती है। इनकम होगी तभी कोई कार खरीदेगा, कोई स्कूटर खरीदेगा, कुछ ना कुछ परचेज करेगा। ठीक, तो मतलब ये है कि लोगों को वेराइटी ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सिर्फ ये नहीं कि खाना पीना बस काम कर लिया, ये नहीं। अदर देन दैट मैनी बैंक्स की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो अब वो सारी चीज़ें कौन से सेक्टर में आ जाती हैं? दे कम इन दिस सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो ये देखा गया है, ये हिस्टोरिकल, ये पूरा चेंज इन सेक्टर्स का मतलब कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो पाथ ऑफ प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, उसमें यही होता है कि कोई कंट्री पहले एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करे। जो आज के मॉडर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने पहले अपने एग्रीकल्चर को डेवलप किया, उसके बाद दे डेवलप्ड देयर सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद दे फोकस्ड ऑन देयर सर्विसेज सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। कोई ये कहे कि मैं सीधा फार्मिंग के कामों से प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शरी पे आ जाऊँ, वो ठीक नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होगा, कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के लिए कंट्री हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर नेशंस, फिर वो उसको इंपोर्ट ही करने पड़ेंगे, अपने सारे पैसे इंपोर्ट के ऊपर ही खर्च करने पड़ेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे फर्स्ट क्लास के बाद बच्चे पढ़ते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, एक सीक्वेंस में ऊपर आते हैं। अब आप कोई कहे कि मैं फर्स्ट क्लास के बाद सीधा ही फिफ्थ क्लास में आ जाऊँ, इज़ इट पॉसिबल? चाहे जितना मर्जी लायक बच्चा हो, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा हो, तो भी फर्स्ट क्लास के बाद प्रमोशन लेके या रिक्वेस्ट करके कहे कि मैं सीधे फिफ्थ क्लास में मुझे एडमिशन दे, तो पॉसिबल नहीं। मान लो वो ले भी ले, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है, घर पे उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ाएं, जो भी है, तो भी क्या होगा, बीच में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास, इतना सारा जो 3 इयर्स का काम है, वो अकेला बच्चा फिफ्थ क्लास में आके वो पिछली क्लासेस का काम भी रिवाइज करेगा, सीखेगा, और प्लस फिफ्थ का सिलेबस भी करेगा। तो उसके लिए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो मतलब उसका बेस विल रिमेन वीक। मान लो वो खींचतान करके पासिंग मार्क्स ले आए, ठीक है, वो ओके, नो प्रॉब्लम, बट होगा क्या, उसका बेस वीक रहेगा, क्योंकि उसने 3 सालों में जो कॉन्सेप्ट आराम से सीखने थे, समझना था सारी बातों को, अब वो ही डिड नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल दोज थिंग्स विच वर टू बी डन इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास। ठीक है,
तो ऐसे ही यहाँ पर सिचुएशन है कि कोई कंट्री सीधा प्राइमरी से अगर टर्शरी पे आ जाता है तो इसका मतलब ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ये ऐसे ही है जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास है, तो स्किप कर देगा तो कंट्री का बेस कमज़ोर रहेगा। ठीक है, तो यही देखा गया है सारे वर्ल्ड में कि कंट्रीज़ की प्रोग्रेस जो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, रिच एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर यही प्रोसेस हुआ। फर्स्टली प्राइमरी सेक्टर गॉट डेवलप, आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्टर गॉट डेवलपमेंट एंड आफ्टर दैट अब जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है या लोगों का ध्यान है वो सर्विसेज सेक्टर के ऊपर है। ठीक, तो ये सारा इससे रिलेटेड है हिस्टोरिकल चेंज। ठीक है, अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड हियर वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी हैविंग ओल्ड एडिशन बुक्स। तो वहाँ पर बेटे ये जो डाटा है ना ये पुराना दिया होगा। इवन माई सेल्फ आई एम हैविंग ओल्ड बुक, तो वहाँ पे पुराना डाटा दिया हुआ है, तो 2006 का है या 4 का कुछ ऐसे डाटा है। तो आई रिक्वेस्ट यू जिनके पास भी दोज हु आर हैविंग ओल्ड बुक्स दे कैन फाइंड फ्रॉम द नेट। नेट से आपको ये लेसन का नाम लिख के आप निकालो टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो आपको आराम से मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। और यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स जिनके पास न्यू एडिशन बुक्स हैं उनको वो आपको ये पेजेस की फ़ोटो सेंड कर दें। ठीक है, मतलब आई जस्ट मीन टू से कि आपने ये न्यू डाटा के अकॉर्डिंग यू हैव टू स्टडी, पुरानी बुक्स वाला डाटा नहीं देखना है। ठीक, चलो अब यहाँ पर क्या है, एक तो यू कैन सी दिस ग्राफ हैज़ बीन मेड डायग्राम, वेरी कलरफुल सा डायग्राम है। तो अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ नंबर 1 है, ये दिया ग्राफ 1, जीडीपी की बात बताइए। यहाँ लिखा है जीडीपी, रुपीज़ में वैल्यू उसकी लिखी है, इधर नीचे ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक, बार डायग्राम आपने किया ना मैथ्स में, ये बार डायग्राम ही है। तो अच्छा अब क्या है, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा हैज़ बीन शोन 1970-71 का, ये 2010 और 11 का। तकरीबन कितने ईयर्स हो गए, ये 70 से 2030 और ये 10-11 साल ऊपर है, तकरीबन 40 ईयर्स के डिफरेंस का बताया हुआ है। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस देखिए, लेट अस वर्क दीज आउट। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं पेपर में भी 1 मार्क में। विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 70-71? देखिए ज़रा ये वाली देखिए, यहाँ से आपने देखना है, ये टच करता हुआ नहीं देखना, मतलब यहाँ से देखो आप वैल्यू। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है ये ग्रीन कलर वाला, तो ग्रीन कलर किसका है, ये प्राइमरी का। टर्शरी का ध्यान से अगर आप देखो तो थोड़ा कम है प्राइमरी के कंपैरेटिवली। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का सबसे कम है, ये सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री सेक्टर येलो, ये पर्पल वाला टर्शरी सेक्टर। तो लार्जेस्ट कौन सा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 1970s में, आज से 40 ईयर्स पहले, प्राइमरी सेक्टर। ठीक, उसके बाद क्या पूछा, दे आर आस्किंग विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2010-11। अब यहाँ पे देखो कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल। 2010-11 में, अब यहाँ पर देखो ये कलर्स को देख के टर्शरी। यस, अब हम देखो ध्यान से देखो कंपैरिजन करें तो आज से 40 इयर्स पहले सबसे ज़्यादा जीडीपी में जिसका शेयर था, ये जीडीपी की बात हो रही है ना, भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से सेक्टर से आ रही थी, तो सबसे ज़्यादा। और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू ही बहुत कम है, ये 10 लाख के आसपास ही है। और अब देखो ये जाके 50 लैक्स के आसपास ऊपर, यहाँ पर अगर आप जीरोज़ को काउंट कर लो तो आई थिंक 50 लैक्स ही बनता है, 5 जीरोज़ ही हैं 50 के बाद में, तो 50 लाख। एक तो टोटल वैल्यू में ही बड़ा डिफरेंस आ गया, इतनी प्रोग्रेस हुई, जीडीपी हमारा इतना बढ़ गया। सेकेंडली, पहले था मेन रोल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, बट नाउ 2010 में मेन रोल इज ऑफ टर्शरी सेक्टर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स। हाँ जी बताइए, विच सेक्टर हैज़, टर्शरी। वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, वेरी सिंपल टेबल डायग्राम को एक्सप्लेन करना। टर्शरी सेक्टर हैज़ ग्रोन रैपिडली, मोस्ट ग्रोथ इज सीन इन टर्शरी। उसके बाद है व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2011। जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब ये प्लस ये प्लस ये। तो अब यहाँ से देखो टोटल वैल्यू कितनी है, काउंट करिए ज़रा यहाँ से, आई थिंक इट इज़ 50 लैक्स। 50 लाख। 50 लाख करोड़ है आगे साथ में। हाँ, क्योंकि मेरी भी पुरानी बुक है ना, तो आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग फ्रॉम द स्क्रीन ओनली, मुझे थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक इट इज़ 50 लाख रुपीज़ करोड़, है ना, तो ये वैल्यू है। तो इस टाइप का आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो सिंपल हमें याद रखना हो तो हम क्या कहेंगे, कौन से सेक्टर ने प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा की है,
टर्शरी सेक्टर में, टर्चरी सेक्टर। है ना। और इसका ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने के करके हमारा टोटल जीडीपी ये 5 लाख से बढ़ के या 10 लाख करोड़ से बढ़ के ये 50 लाख करोड़ हो गया। तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस इस सेक्टर की हुई है। अच्छा, उसके बाद नाउ कमिंग टू दिस, अब इसी के बारे में रेस्ट पार्ट में इट हैज़ बीन एक्सप्लेन राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, कि ये क्यों बढ़ रही है, टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में, यहाँ पे ओवर द 40 years while production in all the three sectors has increased, but it has increased the most in tertiary sector. As a result, tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 1 मार्क में, कौन सा सेक्टर हैज इमर्ज्ड द मोस्ट, टर्शरी सेक्टर। अच्छा, अब है यहाँ पे आ जाइए, कमिंग टू दिस साइड। तो अब है कि व्हाई इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट, क्या रीजंस है इसके, कि अगर ये इतना रोल प्ले कर रहा है, इतना प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। और फिर आगे देखो, आगे बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन इज गिवन कि जो कोई कंट्री होता है, कोई भी हो, वेदर इट इज़ इंडिया और इंग्लैंड और जापान, चाइना, अमेरिका, वर्ल्ड का कोई भी देश हो, तो सभी जगह कुछ एक बेसिक सर्विसेज होती हैं, इसेंशियल सर्विसेज विच आर नीडेड बाय ऑल द पीपल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, आप नाउ प्लीज अंडरलाइन ऑल दीज एग्जांपल्स, सच एज हॉस्पिटल्स, अंडरलाइन करते जाइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। क्यों, अब सोच के देखिए, अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग हो तो कंट्री में जो काम है वो सही तरीके से नहीं चल सकता। सब चीज़ों की ज़रूरत है ना। तो क्योंकि सबकी ज़रूरत है, सभी लोगों को ज़रूरत है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड बेसिक सर्विसेज। तो कोई भी जो होता है डेवलपिंग कंट्री होता है, मतलब अभी प्रोग्रेस कर रहा है, तो वहाँ पर नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि इन सब चीज़ों को डेवलप कर सके। जैसे आप, मैं, हम आम लोग जो हैं, अब हमें कोई कहे कि अपने इंडिया की डिफेंस में जो भी सामान चाहिए, इतने वेपन्स चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आम लोग अरेंज करो, तो हम नहीं कर सकते। चाहे हम कितने भी रिच हों, तो भी हम इतने बड़े बड़े टैंक्स, इतने बड़े बड़े प्लेन्स, शिप्स, आर्मी के इतने वेपन्स, तो हम तो कितना का खरीद लेंगे, है ना। तो ये आम लोग नहीं कर सकते क्योंकि उनका इनकम लेवल बहुत कम होता है, तो उनकी अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी होती, तो अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करेंगे, अपनी सेविंग करेंगे, कि कंट्री के लिए काम, इतने बड़े कंट्री के लिए इंडिविजुअल लोग काम नहीं कर सकते। तो फिर इस करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस कंट्री की गवर्नमेंट की, कि वो सारी चीज़ों को अरेंज करे, खास करके जो डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि उस समय लोगों की इनकम लेवल थोड़ा कम होता है, तो पीपल, ordinary people, private sector people, they cannot make arrangements for all these things for all the people of the country. कोई एक आधा, किसी एक आधे की मदद तो कर सकता है, बट आप, हमें कोई कहे कि पूरे कंट्री, पूरे इंडिया के लिए सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना है, तो हम इतने पैसे है ही नहीं हम सबके पास कि हम इतना खर्च कर सकें, तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, गवर्नमेंट की बनती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड अंडरलाइन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज। अब जब एग्रीकल्चर भी डेवलप होता है और इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होती है, तो उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, कौन सी, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक का मतलब और भी मिलती जुलती, ये सबके नाम इज़ नॉट गिवन, नेम्स आर नॉट गिवन, मिलती जुलती चीज़ों की, जैसे एग्रीकल्चर है, मान लो फार्मर्स की क्रॉप बहुत अच्छी हो गई, बढ़िया गुड हार्वेस्ट हुई, अब उस गुड हार्वेस्ट को मार्केट तक भी तो लेके आना है, तो फार्मर को ट्रैक्टर चाहिए, ट्रॉली चाहिए, कोई ट्रक चाहिए, कुछ भी कोई व्हीकल चाहिए कुछ। अच्छा, वो व्हीकल चाहिए, तो व्हीकल के साथ साथ फिर रोड्स भी अच्छी हों, बढ़िया रोड होगी तो ही आराम से वो ला सकता है, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरीके का कोई भी व्हीकल हो, कुछ भी हो। फिर आगे आके उसने बेचना है, तो ट्रेड की ज़रूरत है, ट्रेड का मतलब खरीदना बेचना, अगर वो बेचने के लिए रेडी है तो कोई खरीदने वाले भी चाहिए, अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो फिर फार्मर अकेला बैठा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब ट्रेड की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्टोरेज, अगर कोई फार्मर थोड़ी टाइम के लिए कुछ चीज़ को अपने पास रखना चाहता है, भी ठीक है मैं 15 दिन के बाद बेचता हूँ या महीने बाद बेचता हूँ, तो उतने टाइम के लिए कहाँ रखे वो अपनी क्रॉप को, तो उसके लिए गोडाउन चाहिए, कोई स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिर कहाँ से मिलती हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विस सेक्टर। तो क्या हो गया इसका मतलब, कि जो एग्रीकल्चर है दैट इज डिपेंडिंग, एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि बस क्रॉप काट के रख रही है, एग्रीकल्चर मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द सर्विस सेक्टर, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर और क्या है,
दिस इज गिवन greater the development greater the development of primary and secondary sector, more would be the demand for such services. ऐसे ही फैक्ट्रीज का सामान है, बाजार तक लाना है या फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लेके आना है, ये सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना है, तो उसके लिए भी सेम हमें टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज की ज़रूरत है, बैंक्स की ज़रूरत पड़ती है, या हमें कम्युनिकेशन फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, या हमें मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है. ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये these services they are provided by this service sector. अच्छा, उसके बाद मतलब ये अलग अलग एंगल से रीजंस हैव बीन गिवन, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं. थर्ड वन इज, प्लीज अंडरलाइन फ्रॉम इन दिस पैरा, एज इनकम लेवल rise certain sections of people start demanding more services like, अब ये आपके इंटरेस्ट वाली बात है, ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा. अब ये कब होता है? जब एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम हमारा पहुंच जाता है. आफ्टर, पहले क्या होता है, फर्स्टली वी जस्ट ट्राई टू फुलफिल अवर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. उसके बाद फिर एज अवर इनकम इंक्रीजेज, अवर डिमांड्स ऑल्सो इंक्रीज. फिर उसके बाद फिर हम बढ़िया पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वी वांट प्राइवेट हॉस्पिटल. अगर हम वी डोंट वांट टू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो दैट मेडिकेशन के लिए कुछ ज़रूरत है, तो देन वी वांट टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल. तो कब जाएंगे? अगर हमारा एक सर्टेन इनकम लेवल होगा, ओनली देन वी कैन अफोर्ड टू गो देयर. बाहर खाना चाहते हैं, बाहर घूमने जाना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाना चाहते हैं, तो कब जाएंगे? व्हेन अवर इनकम लेवल हैज़ रीच्ड अप टू ए सर्टेन लेवल. उसके पहले नहीं जा सकते. ठीक है, तो ये सारा कुछ कब होता है? जब ये सारी चीज़ें फिर कौन प्रोवाइड करता है? ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऑल दीज थिंग्स दे कम अंडर दिस लास्ट सेक्टर. कौन सा है? सर्विस सेक्टर में आ जाती है. ठीक है, ये होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारा आ जाता है अंडर, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को. देन फोर्थ रीजन क्या है? यू कैन अंडरलाइन, ओवर द पास्ट डेकेड certain new services based on information and communication technology have also become important and essential. Production of these services has been rising rapidly. अब ये इम्पॉर्टेंट है, अब ये तो हमारे साथ ही रिलेटेड है. क्या है ये? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन. अभी जैसे देखो, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड हम लोग ये डिस्टेंस लर्निंग ही कर रहे हैं ना. यू आर सिटिंग एट योर ओन प्लेसेस, हम लोग अपनी जगह से, स्कूल से या घर से पढ़ा रहे हैं. तो क्या चीज़ हमें हेल्प कर रही है? विच थिंग इज हेल्पिंग अस? दिस IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. ये इंटरनेट है या फ़ोन है, लैपटॉप है, हम दूर बैठ के भी अपना काम कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही, और ये इसेंशियल भी हो चुकी हैं. ऐसा नहीं कि इनके बिना हमारा काम चल जाए, स्पेशली इन द मॉडर्न टाइम. वी कैन नॉट डू वर्क विदाउट दीज फैसिलिटीज़. तो ये सारी चीज़ें जो है, दे कम अंडर विच सेक्टर? ये भी अपनी सर्विस दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये ऑल्सो दीज ऑल्सो कम अंडर सर्विस सेक्टर. तो कहने का मतलब है कि ये 3-4 रीजंस हैव बीन मेंशन्ड हियर, कि भाई वेराइटी ऑफ कॉजेज आर देयर, रीजंस आर देयर, ड्यू टू विच वी नीड दिस सर्विस सेक्टर. दैट इज़ वाई, क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है. तो सिंपल सी बात है, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है, उसका सिग्निफिकेंस इन अवर लाइफ दैट इंक्रीजेज. तो इसी करके जो ये टर्शरी सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, इसका सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इस करके इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है. ठीक. अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस लास्ट पैरा. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ऑल्सो गिवन, स्पेशली फ्रॉम हियर, प्लीज अंडरलाइन. सर्विस सेक्टर इन इंडिया, यहाँ से देखिए, नॉट, यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल. कि वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज रीजंस विच आर हाईलाइटिंग द growing importance, but here they have mentioned कि some other parts of the service sector are there which are not equally developing. अब वो क्या है? सी, सर्विस सेक्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड. ये पूरा आपने अंडरलाइन कर लेना. वेराइटी ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड. जैसे टीचर्स आर टीचिंग यू, डॉक्टर्स आर हेल्पिंग अस टू हैव दिस मेडिकेशन. ठीक है. अच्छा, दे कम अंडर सर्विस सेक्टर. ड्राइवर्स आर हेल्पिंग अस टू टेक अस टू अवर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. बस में आते हैं, कार में आते हैं, कोई ड्राइवर है प्रोफेशनल, वो हमें हेल्प करता है. वेरी फाइन. ये सब लोगों को इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है. ठीक. ऑन दी अदर साइड मेनी पीपल आर देयर दोज हु आर वर्किंग इन द स्ट्रीट्स. जैसे कोई पुश कार्ट वाले होते हैं, वेंडर्स होते हैं, ये लिखा ना, स्मॉल वेंडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स. अब ये सारे लोग भी, दे ऑल्सो प्रोवाइड अस सर्विसेज. प्लीज अंडरलाइन, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सनस हैं, या ये ट्रांसपोर्ट पर्सनस हैं, ये सारे लोग भी हमें मदद करते हैं. कोई वेजिटेबल सेलर्स हैं, फ्रूट सेलर्स हैं, रोड साइड वेंडर्स हैं.
हॉकर्स हैं, ये सारे लोग भी काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ऑल द पीपल, चाहे दे आर वेल एजुकेटेड, एक डॉक्टर, टीचर एज वेल एज एक फ्रूट वेजिटेबल सेलर, ये सारे ही लोग दे कम अंडर सर्विस सेक्टर, अपनी सर्विस ही दे रहे हैं लोगों को। तो बट व्हाट डू वी सी, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, जो हाईली क्वालिफाइड पीपल होते हैं उनकी इनकम लेवल इज़ वेरी हाई। ऑन दी अदर साइड जो कम लेवल के ऊपर लेस एजुकेटेड लोग होते हैं, इस तरह का काम करते हैं, उनका इनकम लेवल इज़ वेरी लेस, ऑल्दो ऑल कम अंडर सर्विस सेक्टर। ठीक है, एक स्वीपर है वो भी सर्विस सेक्टर में आ रहा है, एक डॉक्टर है वो भी सर्विस सेक्टर में है, एक गार्डनर है वो भी सर्विस सेक्टर में है। ठीक, बट उन सबकी इनकम लेवल डिफरेंट है। तो क्यों होता है डिफरेंट? बिकॉज आवर इनकम डिपेंड्स अपॉन आवर लेवल ऑफ स्किल एंड एजुकेशन। जितना हमारा स्किल ज़्यादा होगा, ट्रेंड होंगे हम लोग किसी पर्टिकुलर बढ़िया काम को, कौन सा काम जिसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उस काम को करके हमें वी विल गेट मोर सैलरी, मोर इनकम हमें मिलती है। तो इस करके ये इनकम ऑफ डिफरेंस ऑफ इनकम होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे प्लम्बर है या हम कह लें कोई इलेक्ट्रीशियन है अब, या पेंट करने वाला है, तो इनको रोज़ तो नहीं काम मिलता, दे आर नॉट गेटिंग देयर वर्क डेली जब रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द टाइम दे रिमेन फ्री। On the other side, many people are there, those who get regular work. So it depends upon their requirement, it depends upon their demand as well as their skill and education. तो उसके करके सर्विस सेक्टर में भी वेराइटी इज फाउंड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काम किया है, अभी ओनली 2 minutes आर लेफ्ट, सो वी मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ, जो हमारा नेक्स्ट है, दिस वी विल डू टुमारो। ठीक है बेटे, अब आपने टुडे योर होमवर्क इज टू रीड अप टू दिस पार्ट, और जो जो भी मेन एग्जाम्पल्स आते हैं या मेन लाइन्स आती हैं वो आपने अंडरलाइन कर लेना। So tomorrow we will do this. Where are most of the people employed? Graphically फिर यहाँ से दिखाएंगे कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक है जी। So with this, I hope you have filled your attendance also. So I am going to stop sharing and recording. And other important thing, today many students have joined late. ठीक है, tomorrow onwards late comers will not be entertained at any cost. I will not allow them to enter the meeting. आपने एंटर करना है, आपका हर पीरियड 5 मिनट पहले खत्म हो जाता है, तो सफिशिएंट टाइम होता है आपके पास। अर्ली इन द मॉर्निंग यू जस्ट वेयर एवर यू सिट फॉर स्टडी, तो आप अपनी सारी बुक्स वहीं साथ में रख के बैठा करो। ठीक है, तो टुमारो लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग।